हेलो एंड वेलकम टू सीडीएस जुगाड़ से। कैसे हैं सारे? उम्मीद करता हूं 50 गोल्डन रूल्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल लग रहे होंगे, क्वेश्चंस आसानी से हो रहे होंगे और आपका मोराल और जोश बिल्कुल हाई हो चुका होगा 13 अप्रैल को लेके, या यूं कह लीजिए कि 2025 में जो सीडीएस 1 होने वाला है उसको लेके। भैया रूल्स पढ़ के थोड़ा सा बोरिंग लगने लगा होगा। मैंने सोचा बीच में अगर ईडियम्स का तड़का लग जाए तो मजा ही आ जाए, इसलिए आज की क्लास को हम डेडिकेट करने वाले हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस पे, जिसमें 50 ईडियम्स हम करने वाले हैं सिर्फ इतने छोटे से टाइम में, है ना। तो चलो ईडियम्स एंड फ्रेजेस को देखते हैं। क्लास का टाइमिंग जो होगा वो मेरे ख्याल से 40 से 45 मिनट तक का ही रखेंगे हम, लेकिन उसमें हम 50 ईडियम्स को पूरा कवर कर लेंगे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेशन से बेहद इंपॉर्टेंट है। एक एक ईडियम्स हम लिखते जाएंगे, यानी ऐसा कह लो हम 5-5 ईडियम्स लिखते जाएंगे तो 10 लॉट में 50 ईडियम्स पूरे कवर हो जाएंगे। जानेंगे उनके रिलेशंस, उनके रेफरेंसेस कि भैया इनका मीनिंग कैसे याद हो पाएगा, क्योंकि यार ईडियम्स तो आप कहीं से भी देख सकते हो, सुन भी कहीं से सकते हो और पढ़ भी कहीं से सकते हो, लेकिन उनके मीनिंग्स याद रख पाना बड़ा चैलेंज होता है। तो अगर मैं आपको उनके मीनिंग्स के रेफरेंसेस याद करा दूं, मतलब ईडियम आया और हमने उसका मीनिंग गेस कर लिया कि भैया यही मीनिंग होना चाहिए, अगर ये मैंने करा दिया तब मैंने कुछ वैल्यू एडिशन कराया है आपके नॉलेज में, या कह लीजिए कि आपका जो वोकैबुलरी वाला बैंक है ईडियम्स वाला, उसमें मैंने कुछ इजाफा कराया है। तो भैया ये कराने के लिए तो हम आपके साथ में जुड़े हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का पहले 5 ईडियम्स लिखने से। उसके बाद में जानेंगे उनके क्या मीनिंग्स हैं, कैसे कैसे उनको याद रख सकते हैं, ये सारी बातें आज की क्लास में भैया हम करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या सबका जोश हाई है? तैयार हो सारे? जरा लिख के बताओ भैया, आग दिल कुछ बरसा दो, मजा आ जाए देख के। चैट में जरा कुछ आग दिल ये सब दिखता है तो ज्यादा मजा आती है। चलो पहला ईडियम आज का लिख रहे हैं भैया, फटाफट इनको नोट करते जाओ। देखो पीडीएफ सब ये फालतू के एक्सक्यूजेस होते हैं, मेरे ख्याल से अगर आप एग्जैक्टली नोट करते जाओगे तो भैया लॉन्ग टर्म तक चीजें आपके दिमाग में रह पाती हैं। इस चीज को अगर आप भी मानते हो तो इसको नोट करते जाओ, गारंटीड मानो अगर आप चीजों को नोट करते जाते हो तो ये रिवाइज होती जाती हैं इंस्टेंटली और लॉन्ग टर्म तक सस्टेन भी करती हैं, इसीलिए भैया इनको नोट भी कर लो। तो पहला ईडियम आज का है भैया एन आई फॉर एन आई, एन आई फॉर एन आई, ये है पहला ईडियम, एन आई फॉर एन आई। दूसरा ईडियम लिख रहा हूं यहां पे, दूसरा ईडियम है एट सिक्सेस एंड सेवेंस, एट सिक्सेस एंड सेवेंस, ये है दूसरा ईडियम, एट सिक्सेस एंड सेवेंस। तीसरा ईडियम क्या है? तीसरा ईडियम है अ फिश आउट ऑफ वाटर, अ फिश आउट ऑफ वाटर, अ फिश आउट ऑफ वाटर, ये है तीसरा ईडियम। चौथा ईडियम है आज की सीरीज का एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। क्या है? एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। पांचवा ईडियम क्या है भैया? साथ साथ में लिखते चलो। देखो अगर मैं इतनी स्पीड से लिख पा रहा हूं तो आप भी लिख पाओगे। हो सकता है राइटिंग किसी मेरे से ज्यादा अच्छी हो जाए इतने टाइम में, हो सकता है किसी की राइटिंग थोड़ी सी खराब हो जाए, या कुछ मेरे बराबर वाले भी हो सकते हैं। तो चलो फटाफट नोट करो, अगर मैं लिख रहा हूं तो आपको भी लिखना पड़ेगा। अ डार्क हॉर्स है नेक्स्ट ईडियम, ये नेक्स्ट ईडियम है अ डार्क हॉर्स। इसी को बेटा कई बार अ ब्लैक हॉर्स भी कहा जाता है, इसी को कई बार अ ब्लैक हॉर्स भी कहा जाता है। ये ईडियम्स जो हैं ये एनडीए और सीडीएस दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट हैं, मतलब बेटा एग्जाम वाइज बटे नहीं हैं। डिफेंस के लिए कुछ ईडियम्स स्पेसिफिकली मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको आप एग्जाम वाइज अलग नहीं कर सकते, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और कई बार ये पूछे भी जाते हैं रिपीटेडली, इसी चक्कर में इनको हम दोनों के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट समझते हैं। चलिए अब बात करते हैं इनके आंसर्स की, या फिर इनको याद कैसे रखा जाए। तो चलो भैया इनको याद भी रख लेते हैं, क्योंकि जब ये मुश्किल नहीं है तो भैया इनको याद रखना मुश्किल हम काहे माने, ये जब आसान है तो इनको याद रखना भी आसान मानते हैं। तो चलो याद रखना इनको आसान करते हैं। एन आई फॉर एन आई, इसका मतलब होता है आंख के बदले आंख, यानी आप समझ रहे हो जैसा किया गया है उसके बदले वैसा ही एग्जैक्टली रिवर्ट में भी मिलना है। तो एन आई फॉर एन आई का मतलब इंग्लिश में इडियमैटिकली होता है बेटा टिट फॉर टैट। क्या होता है? टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट बोलते हैं, यानी कि जैसे को तैसा। इसको कैसे बोलते हैं बेटा? जैसे को तैसा, ठीक है, जैसे को तैसा इसका एक बहुत सिंपल सा मीनिंग होता है, ठीक है। जैसे को तैसा मतलब जैसा आप करोगे वैसा ही वापस मिलेगा, कर्मा हिट्स बैक, सुना है ना, वही सेम चीज। दूसरा देखो एट सिक्सेस एंड सेवेंस, ये कैसा है? इसको अगर याद रखना है तो भैया जब हम स्केलिंग करते थे ना लोगों की, जैसे ब्राह्मण आए, फिर क्षत्रिय आए, उसके बाद फिर नीचे 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 लोग आते गए, तो यहां पे देखा गया कि भैया 6 और 7 वाली जो जगह है उसमें 6 पे आए टेलर
और 7 पे आए ऊन का काम करने वाले लोग जो ऊन से कपड़े बनाते हैं। गर्मी में टेलर ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऊन वाले कम इंपॉर्टेंट है। सर्दी में ऊन वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेलर कम इंपॉर्टेंट है। तो 6 और 7 वाली जो जगह थी फिक्स हो ही नहीं पाई। उन्होंने कहा यार 6 और 7 वाली जगह तो कभी फिक्स नहीं हो पा रही है, हमेशा बदलते रह रहे हैं, मतलब इनका ऑर्डर हमेशा बदल रहा है। तो यही इन्होंने ईडियम बना दिया। अगर कोई चीज एट 6s एंड 7s है तो इन अ डिसऑर्डर है, वो इन अ या इन नॉन फिक्स्ड ऑर्डर है ना, या फिर इन अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, मतलब प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। ये इसका मीनिंग बन गया। अ फिश आउट ऑफ वाटर, अज्यूम करो जरा मछली है पानी से बाहर निकल गई, अब क्या होगा? अरे बचा लो भैया बचा लो, अरे हमको बाहर निकाल दिया, अरे भैया पानी में डाल दो, यही होगा ना। फिश क्या होगी? तड़प रही होगी। कैसा सिचुएशन होगा उसके साथ में? डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएगा, मुश्किल परिस्थिति हो जाएगी। यही एग्जैक्टली इसका मीनिंग है। अ फिश आउट ऑफ वाटर क्या है? इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन या अ डिफिकल्ट सिचुएशन, कुछ भी आप ले सकते हो। अ डिफिकल्ट सिचुएशन इसका मीनिंग होता है बेटा, ठीक है। याद करते चलो, नोट करते चलो, रेफरेंसेस समझते चलो, ताकि एग्जाम में खूब सारा अगर इडियम आपके सामने आ जाए तो आपको खूब सारे इडियम्स याद भी हो पाए या फिर एटलीस्ट उनके रेफरेंसेस आपको मालूम हो। चौथा देखो, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। इसके ओरिजिन पर जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इस एक्चुअली ऐसे समझ लो कि एक सेब है, उसके लिए दोनों भाई लड़ रहे हैं। तो यहां पे सेब क्या हो गया? डिस्कॉर्ड का मतलब होता है बेटा लड़ाई। तो लड़ाई की जड़ क्या है? वो एप्पल है। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड क्या होता है? रीजन फॉर क्वारल। क्या होता है? रीजन फॉर क्वारल, है ना। रीजन फॉर क्वारल या लड़ाई की जड़ जो होती है उसको एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बोला जाता है। जैसे मान लेते हैं एक एटॉमिक बम बना, एक एटम बम बना, अब दो देश ने मिलकर बनाया। अब वो लड़ रहे हैं कि भैया ये हमारा ज्यादा इसमें शेयर है तो हम रखेंगे, दूसरा लड़ रहा है कि हम रखेंगे। अब ये एटम बम जो हो गया, ये क्या हो गया? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड हो गया। हालांकि एटम बम और एप्पल अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा? एटम बम वॉज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू कंट्रीज या नेशंस, ऐसा आप कह सकते हैं। फिफ्थ देखिए, अ डार्क हॉर्स या ब्लैक हॉर्स, बार बार रिपीट हुआ, ईडियम है। इसका हिंदी में मतलब होता है बेटा छुपा रुस्तम। इसका हिंदी में मतलब होता है छुपा रुस्तम, या फिर इंग्लिश में जिसको कहते हैं एन अनफोर्सीन कॉम्पिटिटर। एन अनफोर्सीन कॉम्पिटिटर, एन अनफोर्सीन कॉम्पिटिटर कौन होता है? एक क्लास में आपको बच्चा दिखेगा हमेशा एकदम शांत सा बैठा हुआ है, कोई चीज का आंसर नहीं दे रहा, कुछ भी कोई बोल दे रहा है, चुपचाप बैठा हुआ है एकदम। आपको लगता है अरे यार ये तो लल्लू टाइप का है, लेकिन जब एग्जाम होता है तो 100 में से 97%, 97, 96, 95% लेके आता है। आपको लगता है अरे भाई ये तो छुपा रुस्तम निकला, भाई कभी नहीं बोलता था, आज देखो बम की तरह फट गया। तो ऐसे लोगों को डार्क हॉर्स या ब्लैक हॉर्स बोल के हम बेटा इंग्लिश में सिग्निफाई करते हैं। बात समझ आ रही है? आसान था। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। यहां पे 5 इडियम्स पूरे हो चुके हैं। नेक्स्ट नंबर 6 से शुरुआत करते हैं। देखो ध्यान से समझो, 6th इडियम से बात करना शुरू करते हैं। अब यहां पे हम आए थे, येलो कलर से लिखा था, चलो येलो से ही लिखते हैं। इडियम नंबर 6, यहां पे देखिए क्या लिखा है। छठा इडियम दिख रहा है स्क्रीन पे? हाँ ठीक है। चलो सो 6th इडियम यहां पे है भैया हमारे पास में, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। क्या है? अ मैन ऑफ स्ट्रॉ है। इसके अगर आंसर्स आपको आते हैं तो फटाफट आंसर करते चलो, मैं भी देखूं जरा आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ हो गया। फिर दूसरा क्या है? अ ब्लैक शीप हो गया। फिर क्या हो गया? अ ब्लैक शीप हो गया। अ ब्लैक शीप 7वां हो गया ब्लैक शीप। फिर 8वां इडियम देखो क्या है? 8वां इडियम है एट अ स्टोन्स थ्रो। एट क्या है? एट अ स्टोन्स थ्रो हो गया। एट अ स्टोन्स थ्रो हो गया भैया यहां पे इडियम, एट अ स्टोन्स थ्रो हो गया। फिर है 9th नंबर इडियम क्या है? 9th है टू ऐड अ न्यू फेदर इन वंस कैप। टू ऐड अ न्यू फेदर, टू ऐड अ न्यू फेदर, टू ऐड अ न्यू फेदर इन वंस कैप, इन वंस कैप। ठीक है, ये है 9th इडियम। अब फिर है भैया 10th इडियम, 10वां इडियम देखो क्या है? 10वां बोल रहा है भैया टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। क्या है? टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। यहां पे 10 इडियम्स मैंने लिख दिए हैं। चलो एक एक करके इनके मीनिंग्स को समझते हैं और याद भी करते हैं इनके रेफरेंसेस को, क्योंकि ये भी बेहद इंपॉर्टेंट हैं। चलो पहला देखो बेटा, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, ऐसा आदमी जिसको मैन ऑफ स्ट्रॉ कहा जा रहा है। आपने देखा होगा खेतों में ऐसे जो सरपत वगैरह होते हैं या जो स्ट्रॉज होते हैं जो धान गेहूं काटने के बाद बचते हैं, उनसे क्या करा जाता है? एक ऐसा पुतला बनाते हैं, ऐसा करके खड़ा रहता है। क्या काम होता है? चिड़िया को डराने का, या जो छोटे मोटे जानवर आ जाए उनको डराने का, कि भैया वो लोग ना खेत में रह पाए, है ना, उनको फटाफट निकाल दे वहां से, या वो डर के उससे भाग जाए। ये काम होता है किसका? मैन ऑफ स्ट्रॉ का। उसको अंग्रेजी में स्केयरक्रो बोलते हैं। ठीक है,
अब अगर एक ऐसा आदमी है जो मैन ऑफ स्ट्रॉ है, यानी कि वो किस काम का है, वो किसी असली में काम का नहीं है, वो बस आदमी की तरह एग्जिस्ट कर रहा है। अरे यही तो होता है स्केयरक्रो। तो इसीलिए अ मैन ऑफ स्ट्रॉ उसको बोलते हैं मैन विद नो विल पावर, मैन विद नो विल पावर। जिसकी विल पावर या विल पावर नहीं होती है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। जैसे ऐसे घर में लोग होते हैं, या फिर आपने देखा होगा ऐसे कुछ लोग होते हैं, नॉट घर में, ऐसे भी, जिनकी बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलता है। इन लोगों को बोला जाता है बेटा ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। मतलब उसकी कोई बात नहीं मानता है, उसकी अपनी कोई इच्छा शक्ति नहीं चलती है, जैसा लोग कह रहे हैं वैसा ही मानना पड़ेगा। तो ऐसे में हम अ मैन ऑफ स्ट्रॉ कह के बुलाते हैं। ठीक है, चलो अगला, अब ब्लैक शीप। अब ये बात है उनकी जो शेफर्ड्स होते हैं, है ना, जो चराते हैं किसको, जो भेड़ को चराते हैं। तो शीप यहां पे मान लो सारी शीप भरी हैं, ये सारी शीप भरी हैं। अब शीप जनरली आपको किस कलर की देखने के लिए मिलती है बेटा, व्हाइट कलर की मिलती है। लेकिन यहां पे क्या है, अगर एक ब्लैक शीप है तो ऐसा लगेगा ना यार कि यार यही ऑड लग रही, बाकी सारी तो व्हाइट हैं। तो ब्लैक शीप क्या होता है, जो सारी अच्छी चीजों में एक पनौती जैसी चीज होती है ना, उसको ब्लैक शीप बोलते हैं। जैसे आपके फ्रेंड्स ग्रुप में भी हो सकता है ऐसे कुछ लोग हों जो जैसे ही कुछ नेगेटिव बोले तुरंत वो नेगेटिव चीज हो जाती है। देखा होगा आपने, ऐसे लोग होते हैं। जैसे मान लो एक लड़का है, वो बाइक चला रहा है, तेज चला रहा है, अब किसने बोला अबे गिरा, और जैसे ही बोला आधा ही मिनट बाद बेचारा गिर गया, तो आपने कहा बे यार कितना पनौती है भाई, मत बोलता। तो ऐसे लोग जो पनौती होते हैं ना, इनको ब्लैक शीप बोला जाता है। तो ब्लैक शीप कौन हो गए, हिंदी में बोले तो क्या हो गया बेटा, पनौती हो गया ये। ठीक है, चलो अगला 8 देखो, एट अ स्टोन्स थ्रो। आपने पूछा सर आपका घर कहाँ है, मैंने कहा भाई कोचिंग से तुम स्टोन एक पत्थर फेंकोगे मेरे घर में गिरेगा, तो बताओ मेरा घर पास में होगा कि बहुत ज्यादा दूर होगा। अरे ऑब्वियसली पास में होगा। सो एट अ स्टोन्स थ्रो कोई भी चीज को तब बोलते हैं जब वो कोई चीज बहुत ज्यादा पास होती है। वेरी क्लोज या वेरी नियर, वेरी क्लोज या वेरी नियर, जब कोई चीज बहुत पास या करीब होती है उसको एट अ स्टोन्स थ्रो बोला जाता है। 9th देखो, टू ऐड अ न्यू फेदर इन वंस कैप। अर्ली मैन क्या करते थे, हमारे पास में गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस सब कुछ है दिखाने के लिए कि भैया हम कितने अमीर हैं। अर्ली मैन कैसे दिखाते, तो वो क्या करते थे, जितनी चिड़िया मारते थे उन सबकी पंख तोड़ के अपनी कैप में लगा लेते थे। कैप मतलब एक बैंड पहनते थे, उसी में लगा लेते थे। अब लोगों को लगता था अच्छा आज की अचीवमेंट ये है भाई कि आज ये वाली चिड़िया मार दी, तो इस तरीके से वो अपना अचीवमेंट दिखाया करते थे। तो अगर आप कह रहे हो टू ऐड अ न्यू फेदर इन वंस कैप, इसका मतलब है आपका एक न्यू अचीवमेंट वहां पे देखने के लिए मिल रहा है, या आपने एक नया अचीवमेंट किया है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है अचीवमेंट। फिर है टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। अब मान लो आपसे कोई मिलने आया, वो एक ऐसे एक्स लेके आया, आपका मान लो ग्राइंडिंग मशीन है, तो जब वो एक्स लेके आया तो आप समझ गए ना कि भैया ये अपने किसी मतलब से आया होगा। तो अगर किसी के पास में एक्स है ग्राइंड करने के लिए, तो उसके पास में सेल्फिश मोटिव है, मतलब वो आपसे मिलने नहीं आया है, वो सेल्फिश है, वो आपसे काम कराने आया है। ईडियम के हिसाब से यही फिट बैठता है बेटा। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है सेल्फिश मोटिव, इसका मतलब होता है सेल्फिश मोटिव, है ना। और एक चीज और समझ लो, लास्ट में जब हम 50 इडियम्स कर चुके होंगे तब आप मुझे बताओगे कि 50 में से आपको पहले से कितने आते थे। हो सकता है 50 में से आपको 15-20 आते हो, लेकिन वो ऐसा रिवीजन हो गए होंगे। ऐसा भी हो सकता है किसी के लिए पूरे नए हो, 50 पूरे नए हो। ऐसा भी हो सकता है किसी को 5-6 आते हो, और ऐसा भी पॉसिबल है कोई ऐसा भी बच्चा हो सकता है जिसको 40 ईडियम्स आते हो लेकिन पूरे 50 नहीं आते होंगे, ये आई बेट। अगर किसी को 50 में पूरे 50 आते हैं तो कमेंट्स में जरा बताना कि सर मुझे पूरे 50 में से 50 आते हैं। अगली क्लास में मैं पूछूंगा आपसे कि एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है बताओ, और बिना गूगल किए पूछूंगा भी। चलो, तो यहां पे 10 ईडियम्स आर अप। चलते हैं अगले 11 से 15 तक की तरफ। ठीक है, इसको हटा रहा हूं बेटा, पूरे समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करता हूं यही। नेक्स्ट नंबर 11th पे आते हैं। देखिए 11th नंबर पे हमारे पास में क्या है बेटा, 11th नंबर पे हम चलते हैं। 11th पे हमारे पास में है एडम्स एल, ADAMS अपॉस्ट्रोफ एस, एडम्स एल हो गया पहला ईडियम। दूसरा ईडियम यानी नंबर 12 पे हमारे पास में क्या है, एट अ स्नेल स्पेस। क्या है, एट अ स्नेल्स, SNAIL अपॉस्ट्रोफ एस, एट अ स्नेल स्पेस, ये है दूसरा ईडियम। फिर है नंबर 13 पे हमारे पास क्या चीज, 13 पे है ऑल एंड सनड्राई। 13 पे क्या है, ऑल एंड सनड्राई, SUNDRY, ऑल एंड सनड्राई। नंबर 14 पे क्या है, अल्फा एंड ओमेगा। क्या है, अल्फा एंड ओमेगा, अल्फा एंड ओमेगा है नंबर
अल्फा एंड ओमेगा है नंबर 14 पे। नंबर 15 पे कहा है भैया, नंबर 15 पे हमारे पास में एट अ पिंच, नंबर 15 पे कहा है एट अ पिंच है हमारे पास में। चलो इन 5 इडियम्स को निपटाते हैं, फिर बात करेंगे आगे के इडियम्स पे। तो देखो भैया, पहला इडियम यहां पे क्या कह रहा है, एडम्स एल। एल का मतलब होता है ऐसा कोई चीज जिसमें थोड़ा थोड़ा नशा होता है, जैसे बियर है, अल्कोहलिक ड्रिंक है, इसको आप ALE एल बोल सकते हो। दूसरा वर्ड होता है AIL, इसका मतलब होता है बीमार होना। ये ALE है जिसका मतलब होता है कोई नशे वाला ड्रिंक हो, ऐसा कोई चीज उसको आप पी सकते हो, उसमें हल्का फुल्का नशा होता है, उसको एल बोलते हैं। अब एडम और ईव 2 लोग बचे थे जब धरती शुरू हो रही थी, तो ऐसा बोला जाता है बहुत सारी कहानियों में, किताबों में, फेबल्स में ऐसा कहा जाता है। तो एडम के पास में नशा करने के लिए कुछ था नहीं, तो वो क्या करता था, पानी लेता था एक ग्लास में या फ्लास्क में और उसी को पीते हुए एक्टिंग करता था, यार बहुत ज्यादा नशा हो गया, अरे पारो, ऐसा ना एक्टिंग करता था। तो एडम से एल का मतलब क्या हो गया, तब से हमने क्या कर लिया, एडम के लिए एल का काम कौन किया था, फ्रेश वाटर किया था। तो एडम्स एल बेटा फ्रेश वाटर को बोलते हैं हम, एडम्स एल बोलते हैं फ्रेश वाटर को। समझ रहे हो आप, फ्रेश वाटर से उसने एक्टिंग करी थी और अब हम ईडियम में फ्रेश वाटर को एडम्स एल ही बोलते हैं, ठीक है। फिर देखो, एट अ स्नेल्स पेस, पेस का मतलब होता है बेटा स्पीड। स्नेल इज वन ऑफ द स्लोएस्ट एनिमल ऑन दिस अर्थ। तो अगर कोई चीज स्नेल की स्पीड से हो रही तो कैसी होगी, क्या बहुत तेज होगी, नहीं भैया, स्लो होगी। जैसे गवर्नमेंट ऑफिसेज में फाइल पास होती हैं, कैसे, बहुत स्लो स्लो। तो एट अ स्नेल स्पेस का मतलब क्या हो गया, वेरी स्लो हो गया, ठीक है। याद रखिएगा, बढ़िया इडियम्स हैं और इनके मीनिंग और रेफरेंसेस भी बढ़िया तरीके से मैं बता रहा हूं आपको। 13 नंबर है ऑल एंड सनड्राई। यहां पे देखो, ऑल का बेटा सिनोनिम होता है सनड्राई, मतलब क्या हो गया, एवरीथिंग, सब कुछ। कितना सब कुछ ले लो, हर एक चीज ले लो, तो उसको ऑल एंड सनड्राई अंग्रेजी में कहा जाता है। सो ऑल एंड सनड्राई का मतलब क्या होता है, एवरीथिंग। याद रखेंगे, बढ़िया इडियम है ये, आप जनरली इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आई वॉन्ट यू टू टेक ऑल एंड सनड्राई, मतलब मैं चाहता हूं कि तुम सब कुछ ले लो, हर एक चीज ले लो जितनी भी यहां पे अवेलेबल है, ऐसे ही तो कहते हैं। नंबर 14 कह रहा है अल्फा एंड ओमेगा। बेटा देखो, जैसे इंग्लिश में ए और जेड होता है ना, अल्फा होता है ग्रीक में ए को बोलते हैं और ओमेगा बोलते हैं जेड को। तो अंग्रेजी में जैसे कहते हैं A to Z, मतलब क्या हुआ, पूरी चीजें कंप्लीटली, वैसे ही ग्रीक में बोला जाता है अल्फा एंड ओमेगा। और हमने ईडियम जो लिया है ये वही वाला है, इसलिए अल्फा एंड ओमेगा का मतलब क्या होगा, A to Z, यानी कि एवरीथिंग, यानी कि एवरीथिंग। तो दोनों ईडियम्स के मीनिंग लगभग लगभग सेम है। अल्फा एंड ओमेगा का मतलब होता है हर एक चीज, है ना, एवरीथिंग को अल्फा एंड ओमेगा भी बोलते हैं। एट अ पिंच का मतलब क्या है, एक लेमन है, एक नींबू है, आपने क्या किया, उसको पकड़ के एकदम निचोड़ दिया। अब जब आपने नींबू को निचोड़ दिया तो उसकी हालत कैसी हो जाएगी, अरे भैया, अरे छोड़ दो मुझे, अब मैं मर गया। कैसी हो जाएगी, दिक्कत में आ जाएगा, डिफिकल्ट सिचुएशन में आ जाएगा, प्रॉब्लम में आ जाएगा। सो एट अ पिंच का मतलब क्या होता है, इन अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन, है ना, या फिर इन अ प्रॉब्लम, ये सारे इसके मीनिंग हो जाते हैं। इन अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, या इन अ प्रॉब्लम भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। तो ये हैं 15 इडियम्स। चलते हैं नंबर 16 पे। उम्मीद करता हूं ये पूरे 15 आपको समझ आए होंगे अभी तक। चलिए नंबर 16 की बात करी जाए, और उसके बाद में जब हम 50 खत्म कर लेंगे तब पूछूंगा, बबुआ कितने समझ में आए और कितने आपको पहले से आते थे। नंबर 16 पे आ जाए भैया, ध्यान से देखिए। 16 क्या रहा है, एप्पल पाई ऑर्डर। 16 क्या कह रहा है भैया, एप्पल पाई ऑर्डर की बात कर रहा है। 16 कह रहा है एप्पल पाई ऑर्डर। नंबर 17 क्या कह रहा है, नंबर 17 कह रहा है एट आर्म्स लेंथ, एट आर्म्स लेंथ, एट आर्म्स लेंथ, ठीक है। फिर 18 क्या कह रहा है, 18 कह रहा है एट अ लॉस, 18 क्या कह रहा है, एट अ लॉस। फिर नंबर 19 क्या कह रहा है, नंबर 19 कह रहा है एट लॉगर हेड्स, ये क्या कह रहा है, एट लॉगर हेड्स, एट लॉगर हेड्स बोल रहा है। फिर क्या कह रहा है 20वां क्या कह रहा है, ये कह रहा है टू ऐड फ्यूल टू फायर, क्या बोल रहा है, टू ऐड फ्यूल टू फायर कह रहा है, ठीक है। चलो भैया, यहां पे बातें हो गई 20 तक। तो एप्पल पाई ऑर्डर, एट एन आर्म्स लेंथ, एट अ लॉस, एट लॉगर हेड्स और टू ऐड फ्यूल टू फायर वाली बात हो गई। अब चलो ये करके इनका मीनिंग समझते हैं बेटा। देखो ध्यान से समझो। पहला है एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई इस तरह से होता है, यहां पे एकदम इतने सटीक यहां पे पैटर्न बना होता है कि आपको लगेगा बाप रे, लग रहा है कंप्यूटर से डिजाइन बनाया हुआ है। तो एप्पल पाई का जो डिजाइन होता है वो एकदम परफेक्ट बना होता है, बिल्कुल भी इधर उधर बिगड़ता नहीं है। तो अगर कोई चीज एप्पल पाई ऑर्डर में है तो कैसा होगा, एकदम परफेक्ट शेप में होगा, एकदम परफेक्ट ऑर्डर में होगा। इसीलिए एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब क्या होता है, परफेक्ट ऑर्डर,
क्या होता है? परफेक्ट ऑर्डर। ठीक है बेटा, इसका मतलब होता है परफेक्ट ऑर्डर में होना। दूसरा है एट आर्म्स लेंथ। अब अगर मैं सुबह सुबह असेंबली में लगा हूं और टीचर ने बोला टेक 1 आर्म डिस्टेंस, इसका मतलब क्या है? अपने आप को दूर करो आगे वाले से। ऐसे नहीं कि ऐसे करके प्लेज कर रहे हैं और सामने वाले को टपली मार दी, ऐसे भी तो करते थे हम, है ना? या फिर उसके कंधे पे हाथ रख लेते थे, यार बहुत थक गए, हाँ ऐसे करके हाथ करके प्लेज कर रहे हैं। तो टीचर क्या कहती थी? भैया 1 आर्म की डिस्टेंस लो, मतलब आगे वाले से अपने आप को दूर करो। सो एट आर्म्स लेंथ का मतलब क्या होता है? एट अ डिस्टेंस करना। तो देखो बेटा, जैसा दिख रहा है वैसा इसका मीनिंग नहीं है। एट आर्म्स लेंथ का मतलब है एट अ डिस्टेंस, एट अ डिस्टेंस इसका मीनिंग होता है। ठीक है, फिर 18th वाला देखो, सॉरी, एट अ लॉस। अब मान लो भैया सुबह मैंने शेयर मार्केट में लगाए 20,000 रुपए, शेयर मार्केट में लगाए 20,000 रुपए, 9:30 बजे 20,000 लगाए, ठीक है, और 12 बजते बजते कितना हो गया? 2 रुपया हो गया मेरा। अब इतना भयंकर लॉस हो गया, मुझे समझ ही नहीं आएगा अब क्या करें। पैसा निकालेंगे, रहने दें, 20,000 वापस हो जाएगा? कभी होगा जिंदगी में? कभी नहीं होगा। अगर इस तरीके से आपका लॉस हो गया है, एक ही 2 ही घंटे में अगर इतना लॉस हो गया है, वापस रिकवर करने के चांस ऑलमोस्ट 0.0001% है। तो इस टाइम पे क्या होगा? मैं समझ ही नहीं पाऊंगा करना क्या है, तो मैं क्या हो जाऊंगा? कंफ्यूज हो जाऊंगा। इसीलिए एट अ लॉस का मतलब क्या होता है? इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होता है बेटा। ठीक है बात? चलो अगला देखो, एट लॉगर हेड्स। लॉगर हेड्स कछुए को बोला जाता है। एट लॉगर हेड्स का मतलब एकदम उसकी खोपड़ी पे चले गए। जैसे आप कछुए के पास जाओगे, उसको क्या लगेगा? आ गया दुश्मन, अब मारेगा, तुरंत अपनी शेल के अंदर चला जाएगा। सो एट लॉगर हेड्स का मतलब क्या है भैया? एट द स्टेट ऑफ एनिमिटी, दुश्मनी वाली सिचुएशन। उसको लग रहा है दुश्मन आ गया, भाग जाओ जल्दी से। सो एट लॉगरिथम्स का मतलब होता है एनमिटी, ENMITY, मतलब दुश्मनी वाली कोई कंडीशन होना। ठीक है, इसको एनमिटी बोलते हैं या फिर एट लॉगरहेड्स बोलते हैं। ठीक, नंबर 20 देखो, टू ऐड फ्यूल टू फायर। अगर मान लो भैया कहीं पे आग लगी हुई है, जैसे वो कौन सी मूवी है, शायद धमाल रिटर्न्स है या कौन सी वाली है, जिसमें वो हेलीकॉप्टर में बैठता है, मुनमुन हेलीकॉप्टर या मुनमुन फ्लाइट्स करके कुछ होता है, याद है आपको? तो उसमें क्या करता है जॉनी लीवर? घासलेट के डब्बे में पानी रखता है और पानी के डब्बे में घासलेट रखता है, ये सब करता रहता है। पीछे क्या होता है? हेलीकॉप्टर में आग लगती है। अब रितेश देशमुख को लगता है कि यार इसमें मतलब पानी वाले डब्बे में तो पानी होगा। वो क्या करता है? उठा के उसको फेंकता है, जैसे ही तुरंत आग बहुत तेज भड़क जाती है। तो जैसे ही फायर में फ्यूल डाला, आग और ज्यादा भड़क गई। मतलब पहले आग लगी थी, नेगेटिव था, फ्यूल डालते ही और ज्यादा नेगेटिव हो गया। तो ऐड फ्यूल टू फायर का मतलब क्या होता है बेटा? बैड चीज को, बैड थिंग टर्न टू बैड थिंग्स टर्न वर्स, मतलब बुरा और ज्यादा बुरा जब हो जाए तो बोलते हैं टू ऐड फ्यूल टू फायर। क्लियर है? बात समझ आ गई? 20 इडियम्स आ गए। चलो 30 और बचे हैं, करते हैं उनको, चलते हैं उनकी तरफ, रुक करते हैं। देखो नंबर 21 की बात करी जाए, नंबर 21 की बात करते हैं बेटा। देखो 21वां क्या कह रहा है? ठीक है, नंबर 21 कह रहा है एट डैगर्स ड्रॉन। क्या कह रहा है? एट डैगर्स ड्रॉन, एट डैगर्स ड्रॉन, DRAWN, एट डैगर्स ड्रॉन हो गया। फिर 22वां क्या कह रहा है? 22वां बोल रहा है भैया अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, अ बार्किंग डॉग, अ बार्किंग डॉग, अ बार्किंग डॉग सेल्डम, अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। ठीक है, ये कुछ आपने इडियम्स इसमें से सुने भी होंगे। 23rd क्या कह रहा है भैया? 23rd कह रहा है एट वंस विट्स एंड, एट वंस ONE अपॉस्ट्रोफ S, वंस विट्स एंड। अब ये एट वंस विट्स एंड की बात कर रहा है। 24th देखो क्या कह रहा है? 24th कह रहा है एल्मा मेटर। 24th क्या कह रहा है? एल्मा मेटर। और ये सबसे इंपॉर्टेंट इडियम्स में से एक है, स्टार लगा रहा हूं यहां पे। 25वां देखिए क्या कह रहा है? 25वां कह रहा है भैया एट द आउटसेट। 25वां कह रहा है एट द आउटसेट। अब इनके मीनिंग्स पे बात करते हैं, क्या क्या इनके मीनिंग्स हैं, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। पहला यहां पे भैया ईडियम है हमारे पास में। पहला ईडियम क्या है? एट डैगर्स ड्रॉन। डैगर का मतलब होता है भैया खंजर, जिससे हम लोगों का गर्दन उड़ाते हैं, उसको डैगर बोलते हैं। अब मान लो 2 दोस्त हैं। कौन से दोस्त हैं भैया? यहां पे ये है चंगू और ये है मंगू। ये इनके पीछे ये देखो चाकू रखा हुआ है। अबे ये तो बहुत बड़ा चाकू हो गया। हाँ चलो कोई बात नहीं, ड्राइंग आपको मेरी पता ही है। ये चंगू है मंगू है, दोनों के पास चाकू है। बात बात पे चाकू निकाल लेते हैं। ड्रॉन मतलब निकाल लेना। तो जब बात बात पे चाकू निकाल लेते हैं, मतलब क्या हुआ भैया? इनके बीच में कैसा होगा? दोस्ती होगी कि दुश्मनी? ऑब्वियसली दुश्मनी होगी। तो एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है स्टेट या कंडीशन ऑफ एनिमिटी, मतलब दुश्मनी वाली सिचुएशन या कंडीशन होना। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं भैया। आगे है नंबर 22, अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स।
गरजते बादल बरसते नहीं है, है ना। इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है? दोज हु बोस्ट BOAST, दोज हु बोस्ट एंड अप डूइंग नथिंग। जो ज्यादा बातें करते हैं वो लास्ट में कुछ नहीं करते हैं। हिंदी में इसको बोला जाता है गरजते बादल बरसते नहीं है, ठीक है। अंग्रेजी में बेटा होता है बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। जो डॉगी ज्यादा भौंकता है वो ज्यादा काटता नहीं है, ठीक है। और जो साइलेंट रहता है वो एकदम से पकड़ के आपको काट लेगा। इस तरीके से ये चलता है। नेक्स्ट देखो, एट वंस विट्स एंड। विट का मतलब क्या होता है? बहुत सारे बच्चों के पास विट है, बहुत को लगता है हमारे पास विट नहीं है। तो यहां पे विट का मतलब जान जाओगे तो कहोगे नहीं भैया हमारे पास तो है। विट का मतलब होता है बेटा बुद्धि। अब ऐसा जगह जहां पे बुद्धि काम करना बंद कर दे, मतलब बुद्धि का एंड हो गया है, उस जगह पे क्या होगा, क्या लगेगा? यार कंफ्यूज हो रहे हैं कि अब करें क्या। एट वंस विट्स एंड का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। क्या होता है? अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। या फिर जहां पे आपको समझना है कि भैया अब आगे क्या करना है, वो होता है एट समबडीज या एट वंस विट्स एंड। अगला देखो, एल्मा मेटर। स्टार क्यों लगाया है? बहुत बेसिक है, 5th 6th क्लास से पढ़ाया जा रहा होगा। एल्मा मेटर का मतलब होता है स्कूल या इंस्टीट्यूशन। स्कूल या इंस्टीट्यूशन जहां पे आप पढ़े हुए होते हो, ठीक है। स्कूल या इंस्टीट्यूशन को क्या बोलते हैं बेटा? स्कूल या इंस्टीट्यूशन को बोलते हैं एल्मा मेटर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर आता है एट द आउटसेट। जैसे आपको मान लीजिए मैंने स्टेज पे बुलाया, मैंने कहा भैया एक काम करो, जीरो के बारे में कुछ बोलो। विवेकानंद के बाद में आप ऐसे बन जाओ जो जीरो के बारे में इतना लंबा बोला है। आपने कहा सर जीरो के बारे में बोले, क्या बोले सर, समझ में नहीं आ रहा है। तो आपने फिर शुरू किया, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपने बोला तो मैंने कहा यार इसको थोड़ा सा अच्छे से बोलो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सारे बोलते हैं, आपने क्या यूज कर दिया? एट द आउटसेट। तो जब भी हमको कहना होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में, ये सारी चीजों के लिए हम एट द आउटसेट लगा सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है बेटा? इन द बिगिनिंग। इन द बिगिनिंग, ये इडियम का मतलब क्या होता है? इन द बिगिनिंग। क्लियर है? याद रखिएगा। 26th इडियम की तरफ चलते हैं बेटा। नंबर 26, देखो ध्यान से, इतने सारे इडियम्स एक क्लास में कवर कर रहे हैं भैया। सेशन को शेयर कर देना और सेशन को लाइक भी कर देना। मुझे अगर दिखा कि किसी ने पूरा वीडियो देखा है, लास्ट तक बना हुआ है और साथ में लाइक नहीं किया है, तो बहुत बड़ा पाप पड़ेगा, समझ लो, है ना। और जल्दी जल्दी से इस चैनल पे सब्सक्राइबर्स कितने कराने हैं? 5000। जल्दी से 5000 करा दो। चलो 26 वाला देखते हैं। यार कुछ फायदा मिल रहा है तो हमें भी कुछ फायदा तो मिले। ज्यादा बच्चे देखें तो मजा आती है। व्यूज में सोचो, इतने कम व्यूज देखेंगे तो कैसे मजा आएगी। ज्यादा व्यूज आएंगे तो मजा आएगी कि यार जो हम कर रहे हैं वो बेनिफिशियल है, वो आपको भी अच्छा लग रहा है और बाकी लोगों को भी अच्छा लग रहा है। ये होना चाहिए यार। चलो आगे बढ़ते हैं, नंबर 26 की बात करते हैं। 26 है भैया ऑल एट सी। 26 क्या है? ऑल एट सी। ऑल, अरे यार ऑल 8 नहीं, ऑल एट सी। 26 क्या कह रहा है? ऑल एट सी। ये है पहला इडियम। फिर 27 क्या कह रहा है भैया? 27 बोल रहा है एक्स आउट। 27 बोल रहा है एक्स आउट, एक्स आउट। 28 वाला थोड़ा लंबा है। 28 क्या कह रहा है? टू अलाउ, टू अलाउ द ग्रास, टू अलाउ द ग्रास टू ग्रो, टू अलाउ द ग्रास टू ग्रो अंडर, टू ग्रो अंडर वंस फीट, टू अलाउ द ग्रास टू ग्रो अंडर वंस फीट। ये है आपका इडियम नंबर 28। 29th देखिए क्या कह रहा है। 29th इडियम कह रहा है एक्लीज हील, ACHILLES, हील, HEEL, एक्लीज हील। और 30th क्या कह रहा है भैया? 30वां कह रहा है एसिड टेस्ट। 30वां क्या कह रहा है? एसिड टेस्ट की बात कर रहा है, ठीक है। चलो तो देखते हैं इसके मीनिंग्स क्या क्या हैं। ध्यान से देखिए इसको, मजा आएगा फिर से आपको। और बताइएगा लास्ट में कि 50 में से कितने नहीं आते थे भैया हमको। आज हम कितने नए सीख गए। चलो पहला, ऑल एट सी। अब ये है समुंदर और ये हो आप बीच में खड़े हुए, ना हवा चल रही है, ना लहर का पता चल रहा है, ना सितारा दिख रहा है, ना कुछ भी दिख रहा है। अब बताओ जरा कैसे जाओगे? किधर भी जाना है, कंपास भी नहीं आपके पास में, कैसे जाओगे? कुछ नहीं मालूम चलेगा। क्या हो जाओगे? कंफ्यूज हो जाओगे। सो ऑल एट सी का मतलब क्या होता है बेटा? कंफ्यूज हो जाना। क्या होता है? कंफ्यूज हो जाना, ठीक है। कंफ्यूज वाले हमारे पास में 3 वर्ड्स आ चुके हैं आज, तो याद रखना और बताना कि कौन से वाले हैं। जरा कमेंट करके बताओ। 3 आज हमने ऑल एट सी के अलावा 2 और कौन से पढ़े जिसका मतलब कंफ्यूज्ड है। जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं मैं। एक्स आउट, एक्स आउट का मतलब होता है जैसे ये एक पेड़ है, ठीक है। मैंने कहा कि यार ये वाला जो पेड़ का साइड है उसमें इतना सारा और निकल गया है, तो एक काम करो इसको एक्स आउट कर दो। मतलब क्या है? किसी चीज को कट करके बाहर निकाल देना, इसको बोलते हैं एक्स आउट। तो कट एंड थ्रो आउट, कट एंड थ्रो
आउट को क्या बोलते हैं बेटा, एक्स आउट बोलते हैं। ठीक है, काट के बाहर निकाल देने को एक्स आउट कहा जाता है। फिर 28 नंबर आ रहा है भैया, क्या कह रहा है, टू अलाउ द ग्रास टू ग्रो अंडर 1 फीट। अब जैसे आपने नोटिस किया हो, किसी रास्ते पे अगर आप ना चलो बहुत दिन तक तो वहां पे घास उगाएगी, ठीक है, क्योंकि वहां पे मूवमेंट नहीं है। अब कोई ऐसा आदमी है जो एक ही जगह पे खड़ा हुआ है, वहां से मूव ही नहीं कर रहा, तो आसपास में घास निकल आएगी, क्योंकि भैया मूवमेंट ही नहीं हो रहा है ना। ऐसा होगा अगर रोड पे खड़ा कर दे उसको या ग्राउंड में खड़ा कर दे तो अगर कोई घास उगा रही है किसी के फीट के आसपास, इतना कम मूवमेंट कर रहा है, तो कौन होगा, बहुत ज्यादा लेजी होगा। इसीलिए इसका मतलब क्या होता है बेटा, एक्सट्रीमली लेजी। याद करो, एक्सट्रीमली लेजी इसका मतलब होता है ना। जो बहुत ज्यादा लेजी होते हैं उनके लिए इडियम यूज करते हैं, ही अलाउज द ग्रास टू ग्रो अंडर हिज फीट यूज करते हैं। यहां पे 1 लिखा है क्योंकि किसी के लिए भी है, अगर हम एक लड़के के लिए बोलेंगे तो ही लगा देंगे। फिर है एक्किलीज हील। जैसे रावण का सबसे वीक पॉइंट क्या था, उसकी नाभि, उसकी बेली बटन, उसी में तीर मार के राम जी ने उसका वध किया था। वैसे ही एक्किली नाम का एक योद्धा हुआ करता था स्पार्टा यानी ग्रीक्स में, उनका हील जो था वो वीकेस्ट पॉइंट था। ठीक है, उसी पे हिट करके उनको मारा गया था। तो एक्किलीज हील का मतलब क्या होता है बेटा, वीकेस्ट पॉइंट, है ना। इसका मतलब क्या होता है, वीकेस्ट पॉइंट होता है। याद रखोगे, फिर से इसमें स्टार मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है एसिड टेस्ट। अब जैसे मान लो मैंने आपको 2 सॉल्यूशन दिए, एक दिया बेस और एक दिया एसिड। मैंने कहा भैया बेस में टेस्ट करो और एसिड में टेस्ट करो। जो बेस में टेस्ट करोगे तो आप फटाफट टेस्ट कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एसिड वाले में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया अगर उंगली छू गई तब तो काम हो गया आपका। मतलब एसिड टेस्ट जो है वो क्या है, एक डिफिकल्ट टेस्ट है, और बेसिक टेस्ट क्या है, बहुत आसान है। तो एसिड टेस्ट का मतलब क्या होता है भैया, एक डिफिकल्ट टेस्ट। क्या मतलब होता है, डिफिकल्ट टेस्ट या डिफिकल्ट प्रोसेस किसी भी चीज को करने का। ठीक है, बात समझ गए। चलो अगला नंबर 31 की बात करी जाए। नंबर 31 देखो क्या कह रहा है, नंबर 31 देखो भैया, 31 कह रहा है एड इंसल्ट टू इंजरी। क्या कह रहा है, एड इंसल्ट टू इंजरी, एड इंसल्ट टू इंजरी। ठीक है, एड इंसल्ट टू इंजरी हो गया। दूसरा नंबर 32 क्या कह रहा है, नंबर 32 कह रहा है ऑल्टर ईगो। नंबर 32 क्या कह रहा है, ऑल्टर ईगो। ठीक है, ऑल्टर ईगो हो गया। 33 देखो क्या कह रहा है, 33 कह रहा है भैया एप्पल ऑफ वंस आई। क्या कह रहा है, एप्पल ऑफ वंस आई, एप्पल ऑफ वंस आई, एप्पल ऑफ वंस आई। नंबर 34 क्या कह रहा है, 34 के पास में क्या है इडियम, अराउंड आर्म टू द टीथ। क्या है, आर्म्ड, ARMED, आर्म्ड टू द टीथ, आर्म टू द टीथ। फिर 26 क्या कह रहा है, 35 क्या कह रहा है, 35th नंबर क्वेश्चन है अराउंड द क्लॉक। क्या है, अराउंड, अराउंड द क्लॉक। चलो इनके आंसर्स करते हैं, देखते हैं इनके मीनिंग्स क्या क्या है बेटा। देखो पहला है एड इंसल्ट टू इंजरी। अब यहां पे एक छपरी था, ये गाड़ी लेके, नई गाड़ी लेके आया है, खूब तेज चलाया, यहां आके भैया गिर गया, यहां पे ऐसे फैल गया पूरा। ठीक है, यहां पिताजी पान खा रहे हैं, उन्होंने देखा है ये तो अपना लौंडा है, ओ भैया इतनी बुरी चोट लग गई। उन्होंने क्या किया, चोट तो लगी गई, गाली देना चालू कर दिया तुरंत, है ना, बेइज्जती कर दिया। अब यहां पे लोग जुटाए हैं, एक तो बेचारे को चोट लगी है, रो रहा है, ऊपर से पिताजी ने गाली देना चालू कर दिया। ठीक, अब भैया इंजरी तो थी ही, क्या था, इंजरी था, एक चीज ऑलरेडी बुरी थी, उसमें ऊपर से इंसल्ट भी होने लगी क्योंकि पिताजी गरियाने लग गए। ठीक है, तो एक बुरी चीज को और बुरा कर देना बोलते हैं एड इंसल्ट टू इंजरी। कमेंट करके बताओ दूसरा कौन सा इडियम अभी मैंने बताया था जिसका मतलब था बुरी चीज को और बुरा कर देना। इसका मतलब क्या होता है, टू मेक बैड थिंग, टू मेक बैड थिंग वर्स, WORSE। बुरी चीज को और बुरा कर देना होता है भैया क्या, टू एड इंसल्ट टू इंजरी। दूसरा इडियम कौन सा अभी पढ़ा है आज, जल्दी से कमेंट करके बताओ जरा। फिर 32 कह रहा है ऑल्टर ईगो। ऑल्टर ईगो का क्या मतलब है, जो आपका दोस्त होता है ना, सबसे बेस्ट फ्रेंड, उसको ऑल्टर ईगो कहते हैं। तो देखो दोस्त के लिए भी एक वर्ड आ गया है, अब खाली गाली देके मत बुलाना, अब दोस्त के लिए ऑल्टर ईगो यूज कर सकते हो कभी, अगर किसी पार्टी में हो, कहीं बाहर हो। वैसे तो दोस्त को दबा के गाली दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो डिजर्व ही करते हैं, दो बढ़िया से दो। ऑल्टर ईगो का मतलब होता है बेस्ट फ्रेंड। ऑल्टर ईगो का मतलब होता है भैया बेस्ट फ्रेंड, जो आपका सबसे बढ़िया चड्डी बड्डी होता है ना, उसको बेस्ट फ्रेंड या ऑल्टर ईगो बोलते हैं। फिर आता है एप्पल ऑफ वंस आई। शुरुआत में याद करो हमने एक इडियम पढ़ा था एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। उसमें 2 भाई थे, एक सेब के लिए लड़ रहे थे। क्यों लड़ रहे थे, क्योंकि दोनों की आंखों में बसा हुआ था कि ये सेब हमारा है, ये सेब हमारा है। मतलब दोनों को बहुत ज्यादा प्यारा था क्या, सेब। तो एप्पल ऑफ वन साइड का मतलब क्या हो गया, ऐसी कोई चीज जो आंखों में बसी हो या ऐसी कोई चीज जो दिल के बहुत ज्यादा करीब हो जाए, क्या हो जाता है, एप्पल ऑफ वन साइड। सो वेरी क्लोज टू हार्ट, वेरी क्लोज
या वेरी डियर, वेरी डियर, बहुत ज्यादा प्यारा हो या बहुत ज्यादा प्यारा हो या बहुत दिल के करीब होता है, उसको बोलते हैं एप्पल ऑफ वंस आई बेटा। ठीक है। 34 देखो, आर्म टू द टीथ। आर्म टू द टीथ का मतलब क्या है? जो पायरेट्स होते हैं, अब तो खैर उनके पास एडवांस गन्स हो गई हैं, पहले क्या होता था, पायरेट्स क्या करते थे, पूरे शरीर में अपने बंदूकें लगाया करते थे, है ना, अलग अलग पैंट वैंट सब पहन के बंदूक से पूरा लेस रहते थे, और लास्ट का चाकू एक दांत में पकड़ते थे कि भैया और जगह नहीं बची, दांत में भी पकड़ ले। तो सबसे पहले 2 फायर करने के बाद दांत का चाकू मार देते थे। तो दांत तक जब कोई टीथ तक पूरे अपने आर्म्ड है, इसका मतलब और ज्यादा उसको लोड नहीं कर सकते, फुली लोडेड है वो वेपन से, तो उसको तब से लेके अभी तक हम आर्म टू द टीथ बोलते हैं। आर्म टू द टीथ का मतलब क्या है? फुली लोडेड विद वेपन्स। क्या नाम है? मतलब है फुली लोडेड विद वेपन्स, फुली लोडेड विद वेपन्स इसका मतलब होता है। ठीक है। फिर है अराउंड द क्लॉक। अगर कोई चीज पूरे क्लॉक में हर टाइम हो रही है तो क्या होगा भैया? हमेशा हो रही है, एवरी टाइम हो रही है, तो इसीलिए इसका मतलब होता है एवरी टाइम, या फिर 24/7 भी इसको बोल सकते हैं, 24/7 मतलब 24 घंटे 7 दिन इसका मीनिंग होता है। ठीक है, समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 36 से शुरुआत करते हैं 40 तक। देखो बेटा 36 से शुरुआत करी जाए। 36 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 36 वाला इडियम क्या कह रहा है? 36 कह रहा है एट द एंड ऑफ वंस टेदर, एट द एंड ऑफ वंस टेदर, एट द एंड ऑफ वंस, ONES, वंस टेदर, TETHER। ठीक है, एट द एंड ऑफ वंस टेदर हो गया। उसके बाद में अ स्टैंडिंग जोक, 37 कह रहा है अ स्टैंडिंग जोक, अ स्टैंडिंग जोक, JOKE, अ स्टैंडिंग जोक, जेक नहीं है बेटा, जोक है, JOKE। 38 देखो क्या कह रहा है। 38 में हमारे पास में है एडम्स एप्पल, ADAM', एडम्स एप्पल। अब एडम वाला दूसरा इडियम आया है, जरा पहला करके बताओ कमेंट जल्दी से कि एडम का पहला इडियम हमने कौन सा पढ़ा था। एडम्स हो गया। फिर आ रहा है अ स्क्वायर डील, फिर क्या आ रहा है? अ स्क्वायर डील, ये आ रहा है 39। अब 40वां इडियम यहां पे आ चुका है, कौन सा भैया? स्क्वायर डील के बाद में एट फर्स्ट ब्लश, एट फर्स्ट ब्लश यहां पे नेक्स्ट इडियम आ चुका है। ठीक है, चलो 40वां इडियम तक करते हैं बेटा, ध्यान से देखो इसको, फटाफट आंसर करेंगे। पहला है एट द एंड ऑफ वंस टेदर। देखो टेदर का मतलब होता है भैया सहन शक्ति, सहन शक्ति को टेदर बोलते हैं। ठीक है, अब उसका अंत हो गया है। सहन शक्ति मतलब कितना भी, चलो ठीक है, शैतानी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, अब भैया जब सर के ऊपर पानी हो गया था, एक चाटा जर दिया, तो एट द एंड ऑफ वंस टेदर का मतलब क्या हो रहा है? सहन शक्ति के बिल्कुल एंड तक। ठीक है, मतलब अब और ज्यादा पेशेंस नहीं है। सो एट द एंड ऑफ वंस टेदर का मतलब होता है हैविंग नो मोर पेशेंस। क्या होता है मतलब? हैविंग नो मोर पेशेंस, PATIENCE। ठीक है, पेशेंस मतलब सब्र, या जो धीरज बोलते हैं, रखो, सब्र रखो, पेशेंस रखो, इसको सबको पेशेंस बोलते हैं। तो और ज्यादा पेशेंस नहीं होता है जब किसी के पास में, तो बोलते हैं इट इज द एंड ऑफ हिज टेदर। बेटा टेदर का मतलब होता है सहन शक्ति या पेशेंस। फिर है स्टैंडिंग जोक। अब जैसे मान लो बचपन में क्या होता था, संता बनता के जोक्स हमको बहुत फनी लगते थे, है ना, हाथी चींटी के जोक्स बड़े फनी होते थे, तो ये सब क्या था? स्टैंडिंग जोक। मतलब ये चीजें आते ही तुरंत हंसी आने लग जाती थी। तो स्टैंडिंग जोक उस आदमी को बोलते हैं वन हु इज ऑलवेज फनी, समथिंग दैट इज ऑलवेज फनी, है ना। तो बचपन में ऐसी बहुत सारी चीजें होती थी, तो ऐसी कोई चीज जो हमेशा फनी है, ही इज अ स्टैंडिंग जोक। फिर है एडम्स एप्पल। अब बॉयज को ये जो थ्रोट है, इसमें हल्का सा उठा हुआ पार्ट आपने नोटिस किया होगा। ऐसा कहा जाता है कि एडम ने एक एप्पल खा लिया था जिसमें जहर था, और वो यहीं गले में फंस गया था। एडम मेल था, इसीलिए सारे मेल्स को यहां पे गले में अभी तक वो एप्पल फंसने के निशान है, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए साइंस में अभी तक एडम्स एप्पल ही बोलते हैं इस उठे हुए पार्ट को। तो एडम्स एप्पल का मतलब क्या है? अपलिफ्टेड पार्ट ऑफ थ्रोट, अपलिफ्टेड पार्ट ऑफ थ्रोट। ये अभी तक इसका मतलब यही निकलता चला आ रहा है बेटा। ठीक है, तो अपलिफ्टेड पार्ट ऑफ थ्रोट क्या होता है? एडम्स एप्पल को बोलते हैं। फिर आता है स्क्वायर डील। अगर एक डील स्क्वायर है, मतलब चारों साइड्स क्या होंगे बेटा? बराबर होंगे, यानी कि किसी ने अनफेयर कुछ नहीं किया है। तो स्क्वायर डील का मतलब क्या होता है भैया? एक ऑनेस्ट डील। क्या होता है? एक ऑनेस्ट डील। एक ऑनेस्ट डील होगी जिसमें सब बराबरी के हिस्सेदार हैं, किसी ने कोई बेईमानी, कोई भी अनफेयर चीज नहीं करी है, उसको ऑनेस्ट डील या स्क्वायर डील बोला जाता है। फिर आ रहा है एट फर्स्ट ब्लश। अब पहले ब्लश का मतलब ये नहीं था कि गाल रोजी रेड है, आंखों में दिल है, ये सब ब्लश का मतलब पहले नहीं था। पहला मतलब होता था एट फर्स्ट ब्लश का मतलब, कहते ना पहली नजर में, तो उसको एट फर्स्ट ब्लश कहा जाता था। तो एट फर्स्ट ब्लश का मतलब क्या होता है? फर्स्ट साइट।
क्या होता है? फर्स्ट साइट, पहली नजर में को बोलते थे एट फर्स्ट ब्लश। ठीक है, चलो 40 इडियम्स अब करते हैं 41 से 45 तक। नंबर 41 देखिए क्या है, 41 नंबर का इडियम देखो क्या कह रहा है। नंबर 41 सेज बैक बर्नर। क्या है? बैक बर्नर। 41 क्या है? बैक बर्नर, BURNER, बैक बर्नर। फिर यहां पे 42 देखो क्या कह रहा है, 42 कह रहा है बैक द रॉन्ग हॉर्स। क्या कह रहा है? बैक द रॉन्ग हॉर्स, बैक द रॉन्ग हॉर्स, बैक द रॉन्ग हॉर्स, HORSE, बैक द रॉन्ग हॉर्स हो गया। फिर 43 देखो क्या कह रहा है, 43 कह रहा है बैड ब्लड। क्या कह रहा है? बैड ब्लड। 43 कह रहा है बैड ब्लड। ठीक है, 44 क्या कह रहा है देखो, 44 कह रहा है भैया बैड माउथ। 44 कह रहा है बैड माउथ, MOUTH, बैड माउथ की बात कर रहा है। 45 क्या कह रहा है? 45 कह रहा है एट बैक एंड कॉल, एट बैक एंड कॉल, एट बैक एंड कॉल, एट बैक एंड कॉल। 5 इडियम्स और, चलो देखते हैं 45 तक देखते हैं। पहला बोल रहा है बैक बर्नर। अब जैसे मान लो ये गैस है, ठीक है, यहाँ पे ये बर्नर, ये बर्नर, ये बर्नर और ये बर्नर, ये है भैया स्टार्ट करने वाला जो स्टोव का स्विच होता है। ठीक, अब मान लो मुझे कोई चीज बनानी है, तो जब तक मैं फ्रंट बर्नर पे रखूंगा तब तक उसमें इनपुट डालना होगा, वो जरूरी चीज रहेगी। लेकिन जैसे ही मुझे लगना है कि भैया अब इसको सिर्फ पकने देना है, तो उठा के इसको बैक बर्नर पे रख दिया, यहां पे फिर दूसरी ऐसी डिश रखी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें मुझे ज्यादा इनपुट देना है। समझ रहे हो? तो बैक बर्नर का मतलब क्या हो गया? कम इंपॉर्टेंट मिलना है, किसी को कम इंपॉर्टेंस मिलना है। तो बैक बर्नर का मतलब क्या हो गया बेटा? लेस इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज होती है उसको बैक बर्नर बोलते हैं। लेकिन अगर यही फ्रंट बर्नर हो गया तो क्या हो जाएगा? मोर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट बात करते हैं बैक द रॉन्ग हॉर्स। अब मान लो भैया एक हॉर्स राइडिंग चल रही है, घोड़े की रेस चल रही है, और मैंने अगर गलत घोड़े पे पैसा लगा दिया, तो क्या मैं जानबूझ के लगाऊंगा? कभी नहीं लगाऊंगा जानबूझ के। तो अगर मैं बैक द रॉन्ग हॉर्स कर रहा हूं, या गलत हॉर्स को अगर मैं सपोर्ट कर दिया, यानी कि गलती से कोई काम हो गया है भैया, जानबूझ के अपना पैसा का लॉस कौन कराता है? सो बैक द रॉन्ग हॉर्स का मतलब क्या होता है? अनइंटेंशनली सपोर्ट द रॉन्ग चॉइस, अनइंटेंशनली, अनइंटेंशनली, unintentionally support the wrong choice, unintentionally support the wrong choice हो जाएगा बेटा इसका आंसर। ठीक है, unintentionally support the wrong choice इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैड ब्लड देखो क्या होता है, जैसे साउथ इंडियन मूवीज में एक बेसिक सा थीम होता है, क्या कि दादाजी दुश्मन थे इसलिए पिताजी भी दुश्मन थे, तो लड़के और लड़के को भी दुश्मन होना पड़ेगा। लेकिन अक्सर थीम में क्या होता है कि जो दुश्मन वाली फैमिली चली आ रही होती है, लड़का और लड़की आपस में प्यार कर बैठते हैं। अब यहीं से पूरी किस्सा पलट जाता है। तो बैड ब्लड होता है बेटा एक पुरानी दुश्मनी, बैड ब्लड होता है पुरानी दुश्मनी को बैड ब्लड बोलते हैं। ठीक है, याद रखो, पुरानी दुश्मनी को बोला जाता है बैड ब्लड। ठीक है, फिर आता है बैड माउथ। अब जैसे छोटे बच्चे जब गाली देने लगते हैं या छोटे बच्चे जब गलत बात कहने लगते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि बैड माउथिंग मत करो, मतलब बुरे शब्द मत बोलो। तो बैड माउथ का मतलब क्या होता है बेटा? टू स्पीक बैड, टू स्पीक बैड फॉर अदर्स, टू स्पीक बैड फॉर अदर्स। दूसरे लोगों के लिए कुछ गलत चीज मत बोलो, बुरी बातें मत बोलो, है ना, इसको बैड माउथ या बैड माउथिंग बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, अच्छा इडियम है। एट बैक एंड कॉल, बैक क्या होता है? जैसे मान लो मैं रेस्टोरेंट में बैठा हूं, ये मैं बैठा हूं, ये बड़ी सी टेबल है और वेटर यहां पे कहीं घूम रहा है। अब एक तो तरीका है मैं ऐसे करके बुलाऊं, ये ऐसे जेस्चर दूं, इस हाथ वाले जेस्चर को क्या बोलते हैं? बैक, BECK। कॉल का मतलब होता है मैं बोलूं एक्सक्यूज मी या वेटर, ऐसे करके मैं बुलाऊं, तो क्या होता है? बैक का मतलब है हाथ का जेस्चर और कॉल का मतलब है मुंह से बोल के बुलाना। तो अगर कोई आदमी एट बैक एंड कॉल है, इसका मतलब है हर टाइम रेडी है आपको सर्व करने के लिए या फिर आपकी हेल्प या मदद करने के लिए। तो एट बैक एंड कॉल का मतलब क्या होता है? ऑलवेज रेडी टू हेल्प, ऑलवेज रेडी टू सर्व या हेल्प, ऑलवेज रेडी टू सर्व या हेल्प इसका असली मतलब होता है बेटा। ठीक है, समझ गए हो? चलो 45 क्वेश्चंस। अब लास्ट 5 इडियम्स की बात करते हैं और उसके बाद में भैया आपको बताना है कि यहां पे कितने इडियम्स आपको ऑलरेडी पहले से आते थे। 46 वाला क्वेश्चन कह रहा है बिहाइंड क्या कह रहा है? बिहाइंड बार्स। ये तो ऑलरेडी आपने सुना होगा, ये मुझे लगता है सबको आता होगा। बिहाइंड बार्स, जरा कमेंट करके बताना बिहाइंड बार्स किसको नहीं आता है बेटा। बिहाइंड बार्स के बाद में आता है बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स। क्या होता है? बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स, बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स, DOORS, बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स। उसके बाद में अगला देखो क्या कह रहा है,
बिहाइंड बार्स हो गया, बिहाइंड क्लोज डोर्स हो गया, फिर है बिलो द बेल्ट, फिर है 48 में क्या कह रहा है, बिलो द बेल्ट, बिलो द बेल्ट, बिलो द बेल्ट यहां पे बात हो रही है, ठीक है। फिर यहां पे बात हुई 49th की, 49th क्या कह रहा है, बिलो द बेल्ट के बाद में बेटर हाफ, क्या कह रहा है, बेटर हाफ, यहां पे बोल रहा है बेटर हाफ, ठीक है। बेटर हाफ के बाद में फिर 50th क्या बोल रहा है, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, क्या बोल रहा है, बिटवीन द डेविल, बिटवीन द डेविल, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, डीप ब्लू सी, ठीक है। ये लास्ट 50th ईडियम है। चलो इसको पढ़ के देखते हैं भैया। पहले बिहाइंड बार्स का मतलब क्या है, बार का मतलब होता है बेटा जेल या सलाखें, तो बिहाइंड बार्स का मतलब क्या होता है, कोई आदमी अगर प्रिजन में है या कोई आदमी जेल में है उसको बिहाइंड बार्स बोलते हैं। मतलब क्या हो गया, इन जेल, इन जेल इसका मतलब हो गया। फिर आता है बिहाइंड क्लोज डोर्स। अगर मान लो आपको एक 10 की गड्डी मिल गई, रास्ते में जा रहे थे, 10 की या 20 की गड्डी मिल गई, आप क्या करोगे, जल्दी से जेब में रखोगे और भागते हुए अपने घर में आओगे, दरवाजा बंद करके अब गिनोगे, अरे वाह भैया 20 की गड्डी मिल गई है, खूब सारा गिना, उसके बाद पता चला बे ऊपर का लिखा है भारतीय चिल्ड्रन बैंक। अब आपको लगा अरे यार शिट, जहां जा रहे थे वहां भी नहीं जा पाए और ये 20 की गड्डी भी नकली निकल गई। तो बिहाइंड क्लोज डोर आप क्या कर रहे हो, कोई चीज को सीक्रेटली देख रहे हो। तो बिहाइंड क्लोज का मतलब क्या होता है, इन अ सीक्रेटिव वे या इन अ सीक्रेटिव वे, है ना। मतलब जो गुप्त रूप से आप किसी चालाकी से या फिर सीक्रेटली किसी चीज को कर रहे हो, छुपा के कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, बिहाइंड क्लोज डोर्स बोला जाता है। चलो अगला बिलो द बेल्ट। भैया एक बॉक्सिंग का एक रूल होता है कि जब भी आप क्या करोगे, जब भी आप हिट करोगे बेल्ट के नीचे वाले पोर्शन में, इसको क्या मानते हैं, फाउल या इलीगल माना जाता है, ठीक है। तो जब बिलो द बेल्ट होता है इसका मतलब है कोई भी चीज क्या है, फाउल हो गई है या फाउल हो गई या फिर इलीगल वो चीज मानी जाती है, ठीक है। तो अनफेयर, फाउल, इलीगल ये सारे बिलो द बेल्ट के आंसर्स होते हैं। फिर है बेटर हाफ। अब भैया देखो बेटर हाफ जनरली क्या बोला जाता है, एक तो इसका मीनिंग होता है स्पाउस, यानी कि जो भी आपका पार्टनर है उसको बेटर हाफ बोलते हैं, उसको पार्टनर को बेटर हाफ बोलते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है बेसिकली, देखो सबके केस में नहीं हो सकता बट ऐसा बोलते हैं कि जो बेटर हाफ है जनरली हम फीमेल्स को बोलते हैं। देखो यहां पे तो स्पाउस हो गया, ये मीनिंग तो फिक्स है। स्पाउस मतलब आपका जो जीवन साथी है या संगिनी आपकी, उसको स्पाउस बोलेंगे, या जो संगी है उसको स्पाउस बोलेंगे। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि लड़कों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे उनको हाफ बोलो, चाहे क्वार्टर बोलो, चाहे पूरा खंबा बोलो, है ना, हमें फर्क नहीं पड़ रहा है लड़कों को बेसिकली। तो ये जनरली फीमेल्स के लिए यूज किया जाता है। तो बेटर हाफ इज योर स्पाउस, जो भी लाइफ पार्टनर है। गर्ल है तो उसका बेटर हाफ हो जाएगा बॉय, और बॉय है तो बेटर हाफ हो जाएगा गर्ल, ठीक है। चलो सो दिस इज द मीनिंग स्पाउस होता है। लास्ट बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। देखो डीप ब्लू सी का मतलब क्या, एकदम गहरा भयंकर नीला समुंदर, बहुत डरावना हो गया, नेगेटिव है, प्रॉब्लम है। डेविल क्या है भैया, डेविल मतलब ऑब्वियसली जो राक्षस यमदूत हैं, ये भी नेगेटिव हो गया। तो दो नेगेटिव कंडीशंस के बीच में अगर आप फंस गए हो, कहते हैं ना आगे कुआ पीछे खाई, ये वाली अगर दो नेगेटिव कंडीशन के बीच में आप फंस गए हो तो इसको बुलाया जाता है बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। तो क्या हो जाता है, स्टक बिटवीन टू नेगेटिव सिचुएशंस, टू नेगेटिव सिचुएशंस, इसको क्या बोलते हैं, बिटवीन द डेविल एंड द सी, डीप ब्लू सी। मतलब दो मुश्किल परिस्थितियां या दो नेगेटिव सिचुएशंस के बीच में फंस जाओ, ना पता चल पा रहा भैया ए चुनेंगे तब भी मरेंगे, बी चुनेंगे तब भी मरेंगे, तब यहां पे बोलते हैं बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, ठीक है। अब मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें से आपको कितने इडियम्स आते थे और आज आपने कितने नए सीखे हैं, वो मुझे जरूर बताएं। जिसको पूरे 50 पहले से आते थे बेटा, और वो बताएं जिनको सबसे ज्यादा आज ईडियम सीखने के लिए मिले हैं, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में और आगे के ईडियम्स करेंगे, या फिर हो सकता है गोल्डन रूल से वापस आ जाए, ये सरप्राइज रहने वाला है आपके लिए। मिलता है अगली क्लास में। 50 ईडियम्स काफी ज्यादा यूजफुल रहेंगे, मुझे लगता है 50 मिनट्स में भी नहीं हुए हैं। तो देखो भैया 50 मिनट के अंदर ही कितने ईडियम कर लिए हमने, पूरे 50 कर लिए। तो भैया इसी तरीके से चीजें याद करते चलना है ताकि एग्जाम में कम टाइम में तैयारी करके बढ़िया मार्क्स स्कोर हो पाए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करो ताकि पता तो चल पाए भैया जो मेहनत कर रहे हैं उसमें कुछ फल मिल रहा है कि नहीं, और शेयर कर दो अपने दोस्तों से अगर उनकी भी केयर आप करते हो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।